तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज जो अपनी क्लास होने वाली है जेट एग्जाम के लिए जो आपको 29 सितंबर को होने वाला है, तो मैं जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक सोल आउट करवा रहा था केमिस्ट्री की क्लास आज, तो उसमें जो 12वां पार्ट था ना आपके डेयरी साइंस वाला, डेयरी केमिस्ट्री वाला था जो दुग्ध रसायन, वो ऐसा था उस पार्ट का सीन कि वो आपका एग्रीकल्चर में भी मेंशन किया हुआ था और केमिस्ट्री में भी, और उसमें से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो आपको या तो एग्रीकल्चर में बिट जाएगा या केमिस्ट्री में। तो उस पार्ट का मैंने बहुत अच्छे से जो आपकी ये 12वीं की जो बुक दे रखी है ये वाली बुक, इससे बहुत अच्छे से मैंने वो पार्ट पढ़ा दिया था। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा ना वो उस लेसन का वीडियो, वो जो बेक क्लास है अपनी केमिस्ट्री के, तो वो एक बार जरूर चैनल का पेज विजिट करें या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए। उसमें से क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर में भी मिल सकता है और केमिस्ट्री में भी, दोनों सब्जेक्ट कवर होंगे और आपका बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। पूरा जो एनिमल साइंस है वो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा उसमें। और फुल जो ये बुक है ना 101% इसके बेस्ट पे मैंने पढ़ाया वो पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें थी सारी। कम चीज़ बताई है पर गलत चीज़ नहीं बताई है। तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बायोलॉजी का जेट एग्जाम के लिए बायोलॉजी के मैंने 4 से 5 पार्ट अवेलेबल करवा दिए, आपको प्रोवाइड करवा दिए। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा ना तो एक बार चैनल का पेज जरूर विजिट करें। जेट एग्जाम के लिए इतना कुछ मैटर प्रोवाइड करा दिया है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो आपको जो जेट एग्जाम 2000 विशेष के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जिन्होंने नहीं देखा, जो भी नए व्यूवर्स है ना, जो भी भाई, तो एक बार चेक जरूर करना। बाकी आज इस बुक के फर्स्ट लेसन से लेके जो 12th आपका 12वां लेसन है ना, पूरा 12 पार्ट के जितने भी जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है ना, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वो सारे कुछ सोल्व आउट करने वाले हैं 4 ऑप्शन का डिस्कस करते हुए। तो हो सकता है क्लास अपनी थोड़ी लंबी हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, पर देखना एंड तक है और मेरे को कमेंट करके बताओगे। जैसे ही अपने इसके आज ये क्वेश्चंस हो जाते हैं ना 12 पार्ट के, उसके बाद में मैं आपको 11th क्लास की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, वो पूरी सोल्व करवाऊंगा एक क्लास में। उसके जितने भी सारे पार्ट के जो लेक्चर वाइज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे कुछ। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी बायोलॉजी की, उसमें अपन जो एनसीईआरटी की बायो की बुक है, एनसीईआरटी की बायो की बुक है 11th और 12th की, वो शायद 2-2 क्लास में होएगी। तो वो भी मैं 29 तारीख से पहले आपको करवा दूंगा बायोलॉजी की एनसीईआरटी, और हो सकता है केमिस्ट्री की भी करवा दूं, मेरे पास पड़ी है पुरानी बुक्स। तो पहले आज मेन चीज़ यह है, अपन इसके 12 पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सोल्व आउट करने वाले हैं। तो एंड तक देखना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तमाम जो आगे की नोटिफिकेशन है, जेट को लेके अपडेट है, जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप आपके भाई को बताइए, ठीक है। तो जितना मेरे से हो पाएगा उतनी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल का पेज चेक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और इस जो क्लास है ना ये, इसको जितना ज़्यादा हो ना उतना ज़्यादा शेयर कर देना, सिर्फ 2 सेकंड लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो लेसन है इसमें कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए हैं पीछे, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जो अपना लेसन है इसमें 12 लेसन दे रखे हैं 12th वाली में। तो जो फर्स्ट लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि मृदा खनिज, चट्टानों का पक्ष और मृदा निर्माण, जो सोइल मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सोइल फॉर्मेशन जो टॉपिक है, उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बुक के पीछे दे रखे हैं, ये मैं इसलिए सोल्व आउट करवा रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर नीट का पेपर था ना, प्री पीजी मेडिकल का जो नीट का, उसमें क्या है, बायो की जो एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की, उसके पीछे के 3 पन्नों से 4 क्वेश्चन आए थे ऐसे कैसे। तो आप एक चीज़ और मैं बता दूं यहीं पे, एग्रीकल्चर की, बायो की, केमिस्ट्री की, तीनों बुक्स लेना, इनके जो पीछे ये महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं ना, जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं वो एक बार आप सारे रूल पेंसिल लेके अंडरलाइन करते हुए पढ़ लेना। आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, पर ये चीज़ें भी जरूरी है। इनमें से बहुत कुछ ऐसे का ऐसा आपको मिल जाएगा। तो सभी इसमें जैसे 12 पार्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारा कुछ आपका पहले पढ़ा हुआ है, उल्टा रिवाइज हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5, 10, 20 मिनट जो भी लगेगी एक पार्ट में, 1-2 घंटे में कर लोगे आप। तो पेंसिल लेना, अंडरलाइन करते हुए देख लेना, क्योंकि जो इस पूरे पार्ट का जो इसमें सारांश है ना, इस पूरे पार्ट का जो मोरल है ना, वो इनमें दिया गया है। अगर कुछ चीज़ पुटअप होती है ना तो सबसे पहले चांसेस बनते हैं इनमें से आती है वो। बाकी ये जो क्वेश्चंस है वो इनके डिस्कस करते हुए मैं पूरे कंप्लीट करवाऊंगा अभी। तो ये एक बार आप जरूर देखोगे, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं आपके जो बुक्स में, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स चल रही है आपके, उसमें वो चाहे फिर एग्रीकल्चर की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, तीनों सब्जेक्ट्स में आप देख के जाओगे एग्जाम से पहले। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन कि खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। ये मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो कितना पाया जाता है, खनिज पदार्थ
कितना पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4, बता देता हूँ मैं कितने तक दे रखा है। 50%, 40%, 45% और 35%। 50, 45, 35 और 30% में दे रखा है कि मृदा में जो खनिज पदार्थ है वो कितने प्रतिशत तक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है सोइल साइंस में पढ़ा होगा, यहाँ पे केमिस्ट्री में भी रिवाइज हो रहा है। कुछ आपके टॉपिक्स है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो सोइल साइंस और डेयरी साइंस, ये सारा कुछ केमिस्ट्री में भी है और एग्रीकल्चर में भी है। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो तीनों में है, जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री तीनों में है। तो कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। वो आपको एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन में मिल सकता है, बायो के 40 में, या फिर केमिस्ट्री के 40 में। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, एक बार ये चीज़ें रिवाइज करके जाना आप। तो इसमें जो राइट आंसर है कि मृदा में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो 45% पाया जाता है। कितने पाए जाता है? 45%। अब मैं मृदा का खनिज पदार्थ का नाम आया तो और क्या क्या पाया जाता है। मृदा का जो संगठन है, सोइल जो कंपाउंड्स हैं, उनमें 45% तो पाया जाता है खनिज पदार्थ। यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। 5% पाया जाता है उसमें कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ ये 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50%। तो ये 50% तो उसमें हो गया ठोस, सॉलिड वाला मैटर हो गया। बचा कितना अपना? 50%। 50 में से क्या पाया जाता है? 25% तो मृदा के अंदर क्या पाया जाता है? वायु। जो मृदा वायु है वो पाई जाती है, सोयल एयर। और जो 25% है वो क्या पाया जाता है? सोयल वाटर या जल। ये मृदा का संगठन है। तो ये 25 और 25 ये दोनों तो हो गया जो पोरोसिटी है, रंध्रावकाश के अंतर्गत आ गया। और ये 45 प्लस 5 क्या हो गया? जो आपका सॉलिड मैटर है, जो ठोस भाग है, उसमें आ जाता है मृदा के में। तो ये मृदा का संगठन हो गया। 45% खनिज पदार्थ। ऐसे आता है कि मृदा के जो संगठन है, मृदा के जो सोइल कंपाउंड्स है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा खनिज पदार्थ। जो खनिज पदार्थ है वो कितना पाए जाते हैं? 45। कौन कौन से पाए जाते हैं? क्ले, मिनरल, जो भी आपके डोलोमाइट, जो सारे कुछ इसी में आते हैं, वो खनिज पदार्थ वाले में। तो ये पहला क्वेश्चन राइट। इससे इतनी चीज क्लियर हो गई कि मृदा संगठन में 4 चीज़ें पाई जा रही है। 45% खनिज पदार्थ, 5% कार्बनिक पदार्थ, 25% सोयल एयर, 25% सोयल जो वाटर है वो चीज़ पाई जा रही है। 45 प्लस 5 50% क्या पाया जा रहा है इसमें? जो सॉलिड चीज़ है। और 25-25 पोरोसिटी, 50% पोरोसिटी पाई जा रही है। ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे जो मेन क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि मृदा के अंदर या तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मृदा संगठन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? खनिज पदार्थ पाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है खनिज पदार्थ, 45% तक। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपना है कि मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। जो मृदा का निर्माण होता है, सोइल फॉर्मेशन है, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक, जो एक्टिव जो है, सक्रिय फैक्टर, एक्टिव फैक्टर है वो कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, एक बार लिख के बता देता हूँ। पैतृक पदार्थ, जलवायु, पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय, पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय और धरातल, जो ट्रोपोग्राफी है आपके, धरातल। इनमें से क्या पूछ रहा है कि मृदा निर्माण के अंदर, मृदा निर्माण के पहले तो आपको कारक पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कौन सा कारक सक्रिय और कौन सा निष्क्रिय कारक है, या अप्रभावित, जो प्रभाव मृदा के मतलब कंपाउंड, ऐसा कौन सा वो है फैक्टर है जो उसके निर्माण के लिए एक्टिव है, ठीक है, सक्रिय कारक है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, उसके कंपाउंड्स को लेके, उसकी प्रकृति को लेकर कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करता है, वो आते हैं सक्रिय कारकों में। तो मृदा निर्माण के सक्रिय कारकों में इनमें से कौन सा राइट है? आपने आपका आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलवायु। जो क्लाइमेट है ना, वो मृदा निर्माण के लिए सक्रिय है। कि जब मृदा का निर्माण हो रहा था उस समय जलवायु अगर नम है तो कैसी बनेगी? नम जलवायु में मृदाएं कैसी रहेगी, शुष्क जलवायु में कैसी रहेगी, अर्ध शुष्क में कैसी रहेगी। तो ये जो कारक है, ये जो फैक्टर है, वो एक्टिव के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें से क्वेश्चन सीधा भी आ जाता है, निम्न में से कौन सा मृदा का सक्रिय कारक नहीं है। ऐसे आ जाता कि निम्न में से कौन सा मृदा का सक्रिय कारक नहीं है, और तो कौन सा नहीं था? ये तीनों नहीं थे, ये तीनों सक्रिय कारक में नहीं थे। और पूछा क्या है आपने? मृदा में निर्माण का सक्रिय कारक है।
तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, नहीं है और है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है ना, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शंस देखना, क्योंकि कुछ वर्ड्स है तो ऐसे होते हैं जो अपने को इंग्लिश में पता होते हैं, हिंदी में नहीं पता होते, कुछ होते हैं हिंदी में पता होते हैं, इंग्लिश में नहीं पता होते। तो वो चीज़ देखना, हो सकता है वो नज़र में आ जाए आपके और आप सही क्वेश्चन करे हो। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का बहुत मायना होता है, एक क्वेश्चन पे मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, बीच में 5-10 हज़ार बच्चे आ जाते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना, बहुत अच्छे से नेगेटिव मार्किंग करके नहीं आनी है, और बिल्कुल फ्री माइंड, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर शांत दिमाग से अच्छी तरीके से पेपर दे के आना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। कोई भी दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम को लेकर। अगर कोई भी अभी जेट एग्ज़ाम को नहीं और भी कुछ दिक्कत हो ना, तो आप मेरे को बता सकते हो। जैसे ये तो 29 को ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं कि अपना वो नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी आगे आपको दिक्कत आती है, बीएससी वगैरह, काउंसलिंग, जो भी कुछ कॉलेज का टॉप लिस्ट वगैरह कुछ भी XYZ, तो आप मेरे को टीचर ना समझ के भाई समझ के, फ्रेंड समझ के, जो आपको लगे, छोटा भाई बड़ा भाई, आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है? जो चट्टानों का अपक्षय होता है वो किस प्रकार होता है? अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है? तो इसमें जो दे रखा है 4 ऑप्शन में बता देता हूँ कि भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक फिजिकली होता है, जैविक बायोटिक हो गया, और रासायनिक केमिकल से। और जो डी है अपना वो क्या है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है कि चट्टानों का जो अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है तो टूटती है, वो किस वजह से टूटती है? भौतिक कारणों से भी चट्टानें टूटती है, रासायनिक कारणों से भी टूटती है, और जैविक कारकों से भी। जैविक कारकों में क्या आता है? सूक्ष्म जीव वगैरह जी आते हैं, तो उनसे भी चट्टानों का टूटना माना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। जो अपना तीसरा क्वेश्चन है कि चट्टानों के अपक्षय होता है, भौतिक भी होता है, जैविक भी होता है, रासायनिक भी होता है, इसलिए क्या आंसर राइट रहेगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं का रासायनिक संयोग को क्या कहते हैं? अपक्षय के समय जो जल के अणु हैं वो खनिज आयनों के साथ जुड़ जाते हैं, खनिज आयनों के साथ जुड़ जाना। क्वेश्चन है कि अपक्षय के समय जो जल के अणु हैं उनका खनिज आयनों के साथ संयोग हो जाना क्या कहलाता है? संयोग यानी जुड़ना होता है, ऐड हो जाना। तो एक चीज़ आपको पता होगी कि जल का जब किसी अणु के साथ ये ऐड हो जाता है, रिमूव हो जाता है, 2 चीज़ें होती है। तो जब जल का ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जल योजन। जल योजन, जल योजन, योजन का मतलब होता है जुड़ना, जल का जुड़ना, ठीक। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इजी लैंग्वेज है ये, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, दिमाग पेपर में रखते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ पेपर देते हो ना, तो बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर उसी में होते हैं। फ़र्क ये होता है कि आप उन 2 घंटे जो आपको मिलेंगे उनको कैसे मेंटेन कर रहे हो, उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हो। उनको जो सही से मैनेज कर गए ना वो अच्छे से खेल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था अपना कि अपक्षय के दौरान, चट्टानों के अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं का रासायनिक संयोग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जल योजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, एग्जाम्पल कौन सा है कायांतरित चट्टान का? तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ चारों। स्लेटी पत्थर, फर्स्ट जो अपना ऑप्शन है स्लेटी पत्थर। सेकंड जो अपना ऑप्शन है इसके अलावा, स्लेटी पत्थर के अलावा, वो है पीट, अभ्रक और संगमरमर। पीट, तीसरा है अभ्रक, और चौथा है संगमरमर। तो इसका जो राइट आंसर है कि कायांतरित चट्टानों का जो एग्जाम्पल है, राइट आंसर है इसका वो है चौथा। कौन सा है? संगमरमर। जो संगमरमर है वो क्या है? कायांतरित चट्टानों का उदाहरण होता है, ठीक है, कायांतरित चट्टान का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां। पूरे 12 पार्ट के करेंगे, अभी अपन पहले पार्ट का कर रहे हैं, लेसन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं। टोटल जो आपके 12 इसमें दे रखे हैं, 12 के सोल्व आउट करेंगे। 6वां देख लेते हैं कि वायुमंडल में भारात्मक में सबसे अधिक प्रतिशतता में होती है। जो आपका वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में भार के अंदर अगर मापे तो सर्वाधिक मात्रा में होती है, पर्सन है ये, सर्वाधिक मात्रा में होती है
क्या होती है, ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है इसने, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और जलवाष्प। राइट आंसर आपको पता होगा कि वायुमंडल के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसें पाई जाती है, उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में, बाहर की अगर बात करते हैं अपन वेटेज की, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है अपना, सबको पता है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78 पॉइंट कुछ है, या फिर आपको 79 मिल जाएगी। 79 लिख लो आप, कि वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 79% तक पाई जाती है। तो ये सर्वाधिक हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई ना नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर, 78-79%। नेक्स्ट देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो कि कैल्साइड खनिज से निर्मित चट्टान, कैल्साइड खनिज से निर्मित चट्टान, कैल्साइड जो खनिज है उससे निर्मित कौन सी चट्टान? कैल्साइड खनिज से निर्मित चट्टान, कैल्साइड खनिज से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो ऑप्शंस देखोगे, डायोराइड, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है, अब मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा, 12 क्वेश्चंस की बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो कैल्साइड खनिज है उससे निर्मित जो चट्टान का उदाहरण है अपना, वो कौन सा है? लाइमस्टोन है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ये थोड़ा बोर्ड भी ख़राब हो गया, तो हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो, बट अभी भी काम चलाते हैं अपन, बाद में देखेंगे इसको ठीक करवाने का। ये क्या है ना, ज़्यादा चौक यूज़ करने से थोड़ा सा इसका जो कलर है ना, ये ग्रीन वाला, वो हल्का हो गया है, अप्रभावी हो गया है। इसके ऊपर कौन सा प्रभावी हो गया है? वाइट जो है, सफ़ेद वाला, जो चौक की वजह से वो इसके ऊपर अपना धाग जमा रहा है, तो उसको दबा दिया उसने। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन कि भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? भूपर्पट्टी, जो भूपपट्टी है आपकी, भूपपड़ी जिसको बोल सकते हैं अपन, भूपपड़ी क्या है क्वेश्चन, कि भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के, ऑक्सीजन व सिलिकॉन के, ऑक्सीजन व सिलिकॉन के, भूपपड़ी में ऑक्सीजन व सिलिकॉन के कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? इनके जो कुल तत्व है, जो उनके कितने प्रतिशत भाग होता है? 75%। ठीक है, 75% होता है। अभी क्वेश्चन मैं वैसे PDF बना के भी करवा सकता था आपको, बट उसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, समझा देते हैं, थोड़ा सा याद करवा देते हैं। एक चीज़ को मैं 2-3 बार लिख देता हूँ, या 2-3 बार लिखते टाइम बोल देता हूँ, तो आपको जल्दी याद हो जाती है। बाकी अगर आप कहो तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो है, मेरे को एक बार सजेस्ट कर देना आप कि PDF में रहो सही रहेगा या ऐसे बोर्ड पे ठीक रहेगा। जो आप कहोगे वो कर लेंगे, क्योंकि इन सब के पीछे एक ही मोटिव है, आपका सिलेक्शन वो होना चाहिए। फिर चाहे अपन PDF में पढ़े, या बोर्ड में पढ़े, या चौक वाले में पढ़ो, या ब्लैक जो आता है मार्कर वाले बोर्ड पे पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन सही से दोबारा देख सकते हो आप कि भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल, ऐसे दिख जाएगा क्या आपको? शायद मैं चेक करता हूँ एक बार, ऐसे दिख जाएगा क्या? दिख रहा है क्या? भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? तो इसमें जो अपना राइट आंसर है 8वें का, आप देख पा रहे हो, C ऑप्शन है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो अपना लेसन है 2nd नंबर का, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा जीवांश पदार्थ, सोइल ऑर्गेनिक मैटर मृदा जीवांश पदार्थ, उसके क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं। तो इसके जो पहले पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप सब एक बार इनको जरूर देखोगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और दूसरे पार्ट को के भी। अब दूसरे पार्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेते हैं। कि खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है, जो खनिज पदार्थ होता है अपना, खनिज पदार्थ, उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? जीवांश पदार्थ की, खनिज पदार्थ के अंदर जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा है 0.1 से 5% तक। याद रखना कि खनिज पदार्थ जो होता है आपका, मिनरल्स वाला, उसके अंदर जो जीवांश पदार्थ होता है उसकी मात्रा 0.1
0.1 से 5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, कि सूक्ष्म जीवों का शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। जितने भी आपके सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों के शरीर का CN जो रेशियो होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात सूक्ष्म जीवों के, ठीक है, वो कितना होता है? सूक्ष्म जीवों के शरीर का CN जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 4 से 9:1 तक, 9:1 इसका राइट आंसर है कि सूक्ष्म जीव जो हैं आपके, उनके जो शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो ये इतना होता है। कार्बन होती है 4 और नाइट्रोजन होती है 9:1 तक। नेक्स्ट देखते हैं, यही ऐसे 4 से 9 तक। ये थोड़ा इस पे दिक्कत आती है, तो लिखने में भी टाइम लगता है, मिटाने में भी टाइम लगता है, दिखने में भी प्रॉब्लम है। पर जो मार्कर वाला बोर्ड था वो मेरा फ्लैट पे रह गया है। तो अभी तो क्या, लॉकडाउन में आए तो 7 दिन के लिए थे घर पे होली पे, पर अभी तक जाना नहीं हुआ वापस, 7 महीने हो गए। कोई ना, इससे काम चलाते हैं। मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत है। मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ के, यार ऐसे सच में ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, मैं वैसे करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर फिर आपको समझ में नहीं आता तो बता देना, मैं दोबारा प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपको ठीक लगेगा वो कर लेंगे। बट वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ ऐसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया। थर्ड आपको दिख रहा होगा कि मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत हैं। मृदा के अंदर जो जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से हैं? पौधे एवं जंतु। कौन सा है? पौधे एवं जंतु। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का देखोगे कि विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम है। जो विच्छेदन है उस क्रिया के लिए उपयुक्त जो बेस्ट टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो इसमें जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो राइट है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन देखोगे कि जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन क्षमता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पांचवा क्वेश्चन कि जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन क्षमता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? जीवांश पदार्थ से जो मृदा की जो धनायन क्षमता है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, छठवां क्वेश्चन कि जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता। जीवांश पदार्थ से मृदा की धनायन क्षमता तो बढ़ती है और जो उभय प्रतिरोधन जो क्षमता है वह भी बढ़ती है। प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु होते हैं। जो प्रोटोजोआ है ना वो सारे वो क्या होते हैं? सरलतम एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु होते हैं। आठवां क्वेश्चन देखोगे कि फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच है। जो फंजाई होता है आपका उसके लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? जो सूटेबल 4 से 5। नौवां क्वेश्चन देखोगे कि वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिणत हो जाती है, क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है ये। नेक्स्ट देखोगे, नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण के अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना प्राय क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। जो मृदा से नाइट्रोजन का दूर चले जाना या कम हो जाती है जो क्रिया के द्वारा टूटकर, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण के अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रोजन का लुप्त हो जाना। मृदा से नाइट्रोजन चली जाएगी तो उसको क्या करेंगे? विनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सर्वाधिक नाइट्रोजन की हानि होती है मृदा को अगर नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि होती है तो किस प्रक्रम से होती है? विनाइट्रीकरण के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की जो आपकी नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है मृदा में स्थायी या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कहलाता है नाइट्रीकरण। जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका मृदा में आके स्थित हो जाना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। उसके लिए अपने पास जीवाणु वगैरह भी रहते हैं। तो आपका ये सेकेंड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, उसके जो क्वेश्चंस थे। टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं, सोइल कोलाइड्स। मृदा जो कोलाइड है उसके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कर लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं 6, वो 6 के 6 आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे ही करवा देता हूँ, अभी ऑप्शंस लिखने में बहुत टाइम लगेगा। दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि मृदा कोलाइड कणों का आकार होता है। मृदा कोलाइड कणों का आकार कितना होता है? 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट देखोगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से 2:1 टाइप मृत्तिका खनिज है। कौन सा है? 2:1 का जो टाइप है
वो कौन सा मृतिका खनिज है? मोंट मोरिलोनाइट। नेक्स्ट देखोगे कोलाइड रसायन का जनक कहा जाता है थॉमस ग्राहम को, जबकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है डोकुचेव, वीवी डोकुचेव, वो क्या होता है? फादर ऑफ सोइल साइंस, जो मृदा विज्ञान का जनक है वो किसको बोलते हैं? डोकुचेव को बोलते हैं, वीवी डोकुचेव को। जबकि अपना क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखोगे कि कोलाइड रसायन का जनक माना जाता है, जो कोलाइड रसायन है उसका जनक किसको माना जाता है? थॉमस ग्राहम को। चौथा क्वेश्चन देखोगे मृदा कार्बनिक कोलाइड है, मृदा कार्बनिक कोलाइड है, क्या है? ह्यूमस है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखोगे कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता होती है, कार्बनिक कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 150 से 300 सेंटीमोल पर किग्रा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का जो अपना है, तीसरे के जो पीछे क्वेश्चन दे रखे थे ना अपने, वो कर लिए हमने। लेसन नंबर फोर्थ, लेसन नंबर फोर्थ के देखते हैं। आपके टोटल 12 है, 12वें का मैंने करा रखे हैं, 11 तक अपन सोल्व आउट करेंगे। 12वां पार्ट पूरा मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, जिन भाइयों ने नहीं देखा ना एक बार प्लीज़ देखना जरूर, आपको बहुत कुछ रिवाइज होएगा उसमें। तो आपका जो चौथा पार्ट है उसका क्या नाम है? आयन विनिमय। आयन विनिमय जो एक्सचेंज वाला है वो, उसमें से भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के, जो अम्लीय क्षारीय मृदाओं वाला है उसमें से आप ध्यान से पढ़ के जाना। तो इसमें भी क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं अपन। आ गया होगा स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन कि पीएच शब्द किसने दिया था? जो पीएच शब्द दिया था वो किसने दिया था? डेनिस, डेनिस का था, ये सोरेंसन नामक वैज्ञानिक था, इसने पीएच शब्द दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच जो लॉग का मान कितना होता है ये भी याद रखना आपको। बाकी जो पीएच शब्द दिया था वो किसने दिया था? डेनिस के सोरेंसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि पीएच स्केल से पीएच के पास को मापने की जो सीमा है वो कितनी होती है? मतलब पीएच जो स्केल है उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना वो कितने तक होते हैं, बिंदु जो होते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लो आप, 1 से 14, 0 से 14, 1 से 7 और 7 से 14। तो आपको पता है पीएच 7 पे तो उदासीन होता है और ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? नीचे जाते हैं तो अम्लीय होता है। तो 0 से 14 तक उस पर रीडिंग होती है। पीएच और पीओएच का योग सदैव होता है, पीएच और पीओएच का योग जो होता है सदैव 14 होता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके परिवर्तन में प्रतिरोध प्रदर्शित करता है? जो मृदा का जो उभय प्रतिरोधन है ना वो किसके परिवर्तन में? पीएच परिवर्तन में। अगर किसी मृदा के पीएच का परिवर्तन में प्रतिरोध हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उभय प्रतिरोधन। उभय प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है अम्लता और क्षारीयता दोनों के अंदर पाई जाती है। तो सह जो ऑप्शन है राइट है, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 की उभय प्रतिरोध क्षमता दर्शाती है, अम्लता और क्षारीयता दोनों चीज को दर्शाती है वो। तो ये अपना जो चौथा क्वेश्चन, जो चौथा पार्ट था आपका, उसके क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए हैं। बात करते हैं पांचवें, अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं, एसिड एंड सॉल्ट इफेक्टिव जो सोइल है, ये जो पार्ट है ना अम्लीय और प्रभावित मृदाएं, अम्लीय और क्षारीय प्रभावित जो मृदाएं जो वाला पार्ट है आपका, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। इसमें से कम बता रहा हूँ मैं 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। हो सकता है 2 केमिस्ट्री में मिले, 1 एग्रीकल्चर में मिले, या 2 एग्रीकल्चर और 1 केमिस्ट्री में। इस पार्ट को कोचिंग के नोट्स के अलावा जो 12th की बुक है केमिस्ट्री की और एग्रीकल्चर की, दोनों जगह से रीडिंग लगा के जाना। अभी याद करने का टाइम नहीं बचा, आपके जो भी नोट्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आंखों के नीचे से निकालते रहो, अपने आप याद आ जाएंगे, पेपर दोगे तब। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। इस टाइम अगर आप ऐसे सोचो ना कि रफ कॉपी लेके लिख के मैं 2 टॉपिक याद कर लूँ, कुछ भी फायदा नहीं है। जितना ज़्यादा हो ना बस पढ़ दो उनको, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है बस ध्यान से पढ़ दो, रीडिंग मार दो, वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा ऑप्शन देखते ही। तो 6वें क्वेश्चन के जो हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसके वो आप देख लेना, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको इसके करवा देता हूँ। एक जो इसमें लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में जो अंतर दे रखा है ना सारणी, वो भी आप जरूर देखना, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु तो देखोगे ही देखोगे, बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं पीछे वाले वो मैं आपको सोल्व आउट करवा देता हूँ। महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला है कि मृदा में हाइड्रोजन आयंस की अधिकता होने पर अम्लीय मृदाएं बनती है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मृदा में अम्लीय मृदाएं कब बनती है। देख पा रहे हो आपके ये महत्वपूर्ण बिंदु में दिखा देता हूँ एक बार। महत्वपूर्ण बिंदु में देखो ये 7 तक दे रखे हैं। फर्स्ट जो दे रखा है कि मृदा में हाइड्रोजन प्लस आयन की अधिकता होने पर अम्लीय मृदाएं बनती है तथा OH प्लस आयन की सांद्रता अधिक होने पर क्षारीय मृदाएं बनती है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जो अम्लीय मृदाएं बनती है वो किसकी अधिकता से बनती है? OH जो H प्लस आयन है उनकी अधिकता से, और जो क्षारीय मृदाएं बनती है वो OH माइनस आयन्स की सांद्रता अधिक होने पर। सेकंड जो बिंदु है वो देखोगे आप कि अम्लीय मृदाओं का pH मान 7 से कम तथा लवणीय प्रदेश मृदाओं का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय मृदाओं के रासायनिक सुधार हेतु चूना व
चूने वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका यूज किया जाता है, चूने वाले पदार्थों का। चौथा देखोगे महत्वपूर्ण बिंदु में कि लवण प्रभावित मृदाएं शुष्क एवं अर्धशुष्क तापमान वाली जलवायु में बनती है। लवण वाली कहाँ पे बनती है, ये तो ऐसे करके आप सातों पॉइंट पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बाकी सोल्व आउट करते हैं क्वेश्चन अपन। लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती है। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ना अम्लीय, जो 5 नंबर का आपका 4 नंबर का जो महत्वपूर्ण बिंदुओं में दे रखा है, दिख रहा होगा 4 नंबर का, उसी में से आ गया है अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं पाई जाती है, शुष्क जलवायु के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है, शुष्क जलवायु में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखोगे कि अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो सेंटर का जो है सोइल वाला, वो कहाँ पे, करनाल हरियाणा में है। राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाएं हैं। राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं से क्षेत्रफल कितना है, 3.76 लाख हेक्टेयर है। अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है चूने वाले पदार्थों से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है, किससे होता है, चूने वाले पदार्थों से होता है अम्लीय मृदाओं का सुधार। सही से दिख तो रहा है ना आपको, अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है चूने वाले पदार्थों से। क्षारीय मृदाओं का सुधार होता है जिप्सम से, फास्फोजिप्सम से, पायराइट से, उपयुक्त सभी। 7वां क्वेश्चन देखोगे कि जिप्सम में कैल्शियम कितना पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम कितना पाया जाता है, 23.2%। राजस्थान में पायराइट पाया जाता है, सीकर के अंदर पाया जाता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, CaOH जो होल क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला, वो सही आंसर है, वो इसमें सही है। पायराइट का सूत्र कौन सा है इसमें, FeS2। ये जो 8वां 9वां 10वां तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां राजस्थान में पायराइट कहाँ पे, सीकर में पाया जाता है। बुझे हुए चूने का सूत्र और पायराइट्स का सूत्र जो है FeS2। तो ये अपने 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं ना। अब कौन कौन सा रह रहा है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, 5 पार्ट के और क्वेश्चन रह रहे हैं, वो मैं आपको सोल्व आउट करवा देता हूँ। बाकी मेरे को एक चीज़ कंफर्म बताओगे आप, कमेंट्स करके बता देना, व्हाट्सअप कॉल कर लेना या टेक्स्ट मैसेज कर देना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ना, जिसमें भी वो आप कर सकते हो, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। जैसे नंबर सबके पास है, नहीं है वो भाई लिख लें, 9460654892, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज कर देना या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, सीधे कॉल कर लेना, जो इसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर लेना। बस आपके लिए मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ ज़रूर बताओगे, आपकी जो नेक्स्ट क्लास अपनी है 11th क्लास की जो केमिस्ट्री करने वाले हैं, वो मैं इस तरीके से कराऊँ या PDF बना के कराऊँ, या फिर हो सकता है मैं बोर्ड चेंज कर दूँ तो बोर्ड पे कराऊँ। तो जो आपको बेस्ट लगे ना, वो एक बार मेरे को कमेंट करके बताओगे, पक्का पक्का आप। बाकी 7वें पार्ट के क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं। 7वां पार्ट जो आपका है पादप पोषक तत्व, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आ गया सामने आपके कि जो आपका 7वां पार्ट है ना, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स वाला, वो एग्रीकल्चर में भी दे रखा है, बायोलॉजी में भी दे रखा है और केमिस्ट्री में भी दे रखा है। तो इस चीज़ लिए मैं बोल रहा हूँ, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और एक जगह पढ़ लोगे ना ढंग से, तीनों सब्जेक्ट में ये बहुत कुछ कवर हो जाएगा, बहुत जगह कवर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हल्के में मत लेना, बहुत अच्छा है। और इसमें से बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, अभी देखना आप। 7वां पार्ट जो है उसमें से मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो आप ये देख लेना, जो मेन पूछने की चीज़ें हैं कि कौन से रूप में प्राप्य रूप होते हैं, जैसे कार्बन कौन से रूप में प्राप्त होती है, नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना। बाकी इसका जिन्होंने प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्लियर करना है ना पार्ट, एक चीज़ क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, कुछ बता दूं, जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो क्लियर करना है ना इस पार्ट को, तो इसकी सिर्फ 2 क्लासेज हैं 35-35 मिनट की। एक तो शायद 40 मिनट की है और एक शायद 32 मिनट की है। 2 क्लास है, मैंने BSc फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाया था, इतना अच्छे से पढ़ाया था कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ नहीं जाएगा। तो जिन भाइयों को अगर आता है ना, तो मैं आपका टाइम लेना नहीं चाहूँगा, ये टाइम आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिनको लगे कि नहीं यार मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन वगैरह है, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं इन दोनों क्लासेज ऐसे भी मिल जाएगी आपको पेज पे जो BSc की क्लासें हैं उनमें, बट अगर नहीं मिले ना तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं पर्सनली इन दोनों क्लासों का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। और एक बार देख लेना, घंटा और लगेगा, 1.5 घंटा। बाकी इसमें से अगर क्वेश्चन आता है ना तो कहीं भी गलत नहीं होगा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट में कवर कर रहा है, तो इसमें से अपने को क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है, डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, ये अपना प्लस पॉइंट है। तो जिन भाइयों को अगर लगता है कि प्लांट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वाला उनका क्लियर नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को मैसेज कर देना या चैनल पे चेक कर लेना,
या फिर सबसे सही रहेगा मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अपना ही पढ़ाया हुआ है फर्स्ट ईयर वालों को, बीएससी जो ऑनर्स वाले हैं उनको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट 7वें पार्ट के क्वेश्चन कर रहे थे अपन, कहाँ पे गए, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बताऊँ, 7वें क्वेश्चन के जो 7वां अध्याय है आपका, जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिख रहे होंगे आपको, ये भी एक बार आप करना। पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व वायु, पानी तथा मृदा से लेते हैं। ये सारे जो दे रखे हैं 8 तक, 8 नहीं 14 15 तक दे रखे हैं, 15 तक दे रखे हैं। उदासीन मृदा, पीएच एवं अधिकांश पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आप सोल्व आउट करोगे महत्वपूर्ण बिंदु वाले। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ क्या, ये जो अभ्यास प्रश्न है वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो, कि पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। NPK तीनों आगे, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस और पोटेशियम। NPK ये तो कौन से है, प्राथमिक है, ठीक है, प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आते हैं NPK। बाकी जो द्वितीयक में आते हैं ना CAMGS, कौन कौन से आते हैं, CAMGS। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी देने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो जो पौधों की जो आवश्यक कसौटी दी थी वो किसने दी थी, आर्नोन ने दी थी। आर्नोन नामक वैज्ञानिक था, उसने दी थी। क्या था जो आवश्यक पोषक तत्वों का जो सिद्धांत था 1939 में दिया गया था, आर्नोन और स्टाउट, 2 वैज्ञानिक थे। तो इसको जो पुनः प्रतिपादन किया था वो आर्नोन ने किया था 1961 में। बाकी क्या दिया था, 3 जो सिद्धांत दिए थे, जो पोषक तत्वों का जो सिद्धांत वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। आवश्यकता का जो सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया था कि जिस पोषक तत्व की कमी है ना वो उसी पोषक तत्व से पूरी होगी। वह पोषक तत्व उसे प्लांट के लाइफ साइकिल के लिए आवश्यक होगा। अगर उसकी कमी हो गई ना तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। तथा तीसरा जो दिया था इसमें पॉइंट वो क्या था कि वो पोषक तत्व उस प्लांट की जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं, उपापचयी क्रियाओं में सीधा रूप से निहित होगा। ये 3 चीज दी थी ये आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसमें से पूछ सकता है। एक चीज बताऊं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो पहले 16 थे, फिर 17 हो गए। 17वां जो पोषक तत्व था वो कौन सा था, निकल। निकल था जो किसके द्वारा खोजा गया था, ब्राउन नामक का वैज्ञानिक था, उसके द्वारा खोजा गया था निकल। ठीक है, निकल जो था वो ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। फिर आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या अपने 17 हो गई। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से और इजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझाते हुए प्रॉपर। मैंने 2 क्लास ली है, मेरे को लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, देख लेना एक बार, क्योंकि तीनों जगह है। मैं ऐसे तो नहीं बोलता क्लास लेने को, बट ये जो टॉपिक है ना वो आपका तीनों जगह है, इसलिए बहुत जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन देखोगे, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट NO3- के रूप में करते हैं। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस में करते हैं, जो सह वाला है ना वो राइट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा। ये तो सबसे फेवरेबल क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख रहे हो, धान में खेरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, Zn, जिंक की कमी से होता है खेरा रोग। और अधिकांश पोषक तत्व किस मृदा पीएच पे उपलब्ध होते हैं, उदासीन पे, जो लगभग 6.5 से 7 के बीच का जो पीएच है ना उस पे लगभग जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है ना वो सारे प्लांट्स को ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वो पीएच सबसे अच्छा होता है। तो ये हमने लगभग 7वें पार्ट के सारे 5 क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आप एक बार जरूर देखोगे। 8वां जो आपका क्वेश्चन है, उर्वरकों की मृदा में अभिक्रियाओं फसलों पर प्रभाव, ये भी आपके एग्रीकल्चर में दे रखे हैं। 8वां पार्ट भी दे रखा है एग्रीकल्चर की बुक में। तो 8वें पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदु आप सोल्व आउट करोगे। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो कि कौन से में कितनी डायमोनियम फास्फेट, कौन सा इसके जो कंपाउंड्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, संयुक्त उर्वरक कौन से हैं, जटिल उर्वरक कौन से हैं, प्राथमिक उर्वरक कौन से हैं, वो सारी चीज़ देख लेना। जैसे सोडियम नाइट्रेट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 16। कैल्शियम नाइट्रेट में कितनी होती है, 15.5%। वो जितने भी है वो सारे देख लेना। बाकी मैंने करवा रखा है, अब इतना टाइम बचा नहीं है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु जरूर पढ़ना। पार्ट अगर पूरा रीडिंग नहीं कर पाओ पेंसिल लेके, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो जितने भी लेसन्स है केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर के, बायो के, जो महत्वपूर्ण बिंदु दिख रहे हैं ना इनको अंडरलाइन करते हुए जरूर एक बार पढ़ लेना। आप क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है, जो यूरिया है ना वो एमाइड वाला है, नाइट्रोजन एमाइड के रूप में प्राप्त होती है अपनी। सेकंड देखोगे, अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा पर प्रभाव डालता है। जो अमोनियम सल्फेट है ना वो अम्लीय प्रभाव डालेगा। डीएपी उर्वरक का रासायनिक सूत्र है, डीएपी का सूत्र देख लो, जो सह वाला है वो राइट आंसर है। बाकी यूरिया का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जल विलय फोस्फोरस है, जल विलय फोस्फोरस कौन सा है, H2PO4-। सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का मृदा पर अम्लीय प्रभाव कौन सा पड़ता है, क्षारीय। जितने भी नाइट्रेट वाले उर्वरक है ना उनका क्षारीय प्रभाव ही पड़ेगा।
जितने भी नाइट्रोजन या नाइट्रेट वाले जो उर्वरक है जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं। सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है, कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। अमोनियम सल्फेट में कितना पाया जाता है? ज्वलनशील उर्वरक है वो कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड किस प्रकृति का होता है? ये सारी चीजें है ना बहुत अच्छे से रीड करके जाना, इनमें से क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, 8वां अपना कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं 9वां जो आपका पार्ट है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। ये भी बायो में कुछ पार्ट इसका आता है इकोलॉजी के अंदर, जो मैंने करवा रखा है पहले से। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। बहुत बड़ा पार्ट है ये इसमें बुक में, बट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसको आप जरूर देखना। इसमें से भी क्वेश्चन के बहुत वो रहते हैं। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो दे रखे हैं इसमें लगभग 11 महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। देख सकते हो, आपको एक बार मैं नज़र डाल देता हूँ। आपकी महत्वपूर्ण बिंदु जो दे रखे हैं 11 तक दे रखे हैं। फर्स्ट वाला क्या है? किसी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, अपन सोल्व आउट कर लेते हैं क्वेश्चंस। यार ये बुक थोड़ी सी अब सही है। किसी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जिप्सम का उपयोग भूमि सुधारक में किया जाता है, तो मैंने पहले भी बताया कि जिप्सम का सूत्र आपको पता होना चाहिए, और जिप्सम का जो यूज किया जाता है क्षारीय भूमियों के सुधार में किया जाता है। नेक्स्ट देखोगे तीसरा, फास्फोरस युक्त उर्वरकों में, फास्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलें फास्फोरस का उपयोग कर पाती है। कितना कर पाती है? 5 से लेकर 30% तक। ठीक है सर। चौथा देखोगे, कृषि रसायनों से जल प्रदूषित होता है। कृषि रसायनों से जल प्रदूषित होता है, वर्षा के बहकर आने से, अपक्षालन से, उद्योगों से, तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 5वां देखोगे कि सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों की चेतावनी होती है लाल रंग की, जो डेंजर्स होते हैं जिनसे मतलब ज़्यादा पॉइजन होता है वो लाल रंग का होता है उसके ऊपर। संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। और 79 किसकी होती है? नाइट्रोजन की, जो मैंने पहले बता दिया भार में सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन सा मान्य जीव प्रदूषण नहीं है? कौन सा नहीं है? देख रहे हो, जल प्रदूषण, ध्वनि, सामाजिक, औद्योगिक। तो जो जल प्रदूषण है वो नहीं है। जल प्रदूषण से जल में परिवर्तन होता है, जल के भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, जल के जैविक गुणों में, और ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर वो है ऑल ऑफ दीज। वायु प्रदूषण का कारक है वाहन से उत्सर्जित गैस, औद्योगिक कारखानों से उत्सर्जित गैस, पटाखों से उत्सर्जित गैस, इनमें से सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। 10वां क्वेश्चन देखोगे कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव है कैंसर, टॉन्सिल और एलर्जी। तो ऑल ऑफ दीज। वायु प्रदूषण से कैंसर भी होता है, ठीक है, टॉन्सिल भी हो जाती है, और जो स्किन एलर्जी है, चर्म रोग, वो भी हो जाते हैं। तो उसमें क्या राइट आंसर है? ऑल ऑफ दीज। 2 पार्ट के आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी मैं करवा देता हूँ। थोड़ा ऐसे सामने पकड़ने से हाथों में दर्द हो गया। ठीक है, 2 के रह रहे हैं आपके, 2 के और करवा देता हूँ मैं। बाकी आप मेरे को बता देना ये सही रहा है नहीं रहा है, वरना जैसे आप कहोगे ना वैसे कर लेंगे अपन। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, 10वां जो आपका पार्ट है वो कौन सा है? जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं 10वें के महत्वपूर्ण बिंदु, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस में करवा देता हूँ। 10वें में महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं 30। कितने दे रखे हैं? 30। और ये आपके लिए बायोलॉजी में जो डीएनए वगैरह के वो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ये देख रहे हो 15वां न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। मतलब ये जो पूरा पेज है ना महत्वपूर्ण बिंदु वाला, बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसमें 30 बिंदु दे रखे हैं, 29 तो ये और 30वां ये यहाँ पे दे रखा है। तो 30 के 30 आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं करवा देता हूँ अब आपको क्वेश्चन सोल्व आउट इसके। निम्न शर्कराएं हैं, निम्न में से शर्कराएं कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही शर्कराएं हैं। नेक्स्ट देखोगे सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, क्या क्या प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो जो माल्टोज है वो पॉलीसेकेराइड में नहीं आता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, टाइलिन। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग होता है ना, वो इसमें गलत लगा रखा है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। आंखों में जो कमी हो जाती है ना वो विटामिन डी की कमी से होता है, जो डी की कमी से कैल्शिफेरोल। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे निम्न में से प्राकृतिक परिरक्षक है, प्राकृतिक होगा शायद, प्राकृतिक क्या देगा? प्रातिक,
ठीक है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, बट जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सर्वोडेट्स। एक बार मैं देख लेता हूँ। जो आपका 5वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और जो 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रति, इसमें कुछ दे ही उल्टा सीधा रखा है, कोई नहीं, लास्ट अपना जो है उसका सोल आउट कर लेते हैं अपन। 11वां पार्ट जो है जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। 12वें पार्ट का डेयरी वाले का मैंने क्वेश्चन क्या बहुत अच्छे से पार्ट को पढ़ा दिया है कल, जिन भाइयों ने नहीं देखा ना वो एक बार देख लो, ठीक है। 11वां पार्ट का और करवा देता हूँ, फिर कल देखेंगे, जैसा आप सजेस्ट करोगे उस हिसाब से मैं सोल आउट करवा दूंगा। वैसे आज इतना लिखने की हिम्मत भी नहीं थी, पूरे क्वेश्चंस लिख पाता बोर्ड पे, और ये चौक वाला है ना, इस पर थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है डस्ट वगैरह की। चलो 11वां जो लास्ट अपना है उसके महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लेना एक बार, बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु है, मैंने पढ़ लिए हैं, नज़र डाल ली अभी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके, कहाँ पे गए। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरकों से उपचारित करते हैं, तो चने को राइजोबियम से करते हैं। एजोला धान में काम में लिया जाता है, ठीक है। एजोला का उपयोग, अरे यार ये क्वेश्चन आ गया, मैंने बिना देखे बताया कि सही ऑप्शन पे एजोला वो धान के लिए यूज होता है। जैविक खाद भूमि की कौन सी अवस्था पे प्रभाव डालता है, जो जैविक खाद है वो भूमि की कौन सी अवस्था पे प्रभाव डालता है, तो जैविक, भूमि, रासायनिक, भौतिक, तीनों, उसकी तीनों स्थितियों पर प्रभाव डालता है अगर अपन जैविक खाद उपयोग कर रहे हैं। फास्फेट विले बैक्टीरिया है, इनमें से कौन सा है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, इनमें से कोई नहीं है। फास्फेट विले जो है पीएसबी जिसको बोलते हो, वो इनमें से कोई नहीं है, पीएसबी वाला ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने जितना मेरे से बन पाया है, वैसे तब थोड़ा दिक्कत हो रही थी पैर में, तो वो लिखने का भी सारा कुछ बिगड़ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे करवाया। बाकी अगर आप कल कहोगे ना तो मैं वैसे भी करवा दूंगा जैसे आप कहोगे, ठीक है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके बताना। अब जो नेक्स्ट क्लासें मिलने वाली है एग्जाम से पहले, वो मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ आपको। 11th क्लास केमिस्ट्री, ठीक है, और 11th की और 12th की दोनों बुक्स जो एनसीईआरटी है उसकी बायो, एक एग्रीकल्चर की 200 क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन की क्लास, और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो जो आप पॉजिटिविटी से भर देगा, आपको दोबारा से एनर्जी से भर देगा पूरा, और बहुत कॉन्फिडेंस ला देगा आप में, जो एग्जाम से जस्ट पहले मैं दूंगा आपको, वो ये सारा चीज़ें एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, तो इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बाकी चैनल पेज को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। और ये 11th-12th की एग्रीकल्चर का ऐसा है, 200 क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए हैं, रिकॉर्ड उनको मैं कर लूँगा, पीडीएफ से ही करूँगा जहाँ तक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन के फिर ऑप्शंस भी समझाऊंगा ना मैं, क्लास ही हो जाएगी लगभग, पीडीएफ से बनाऊंगा तो भी 1.5 घंटे की, लिख के बनाएंगे तो 3-4 घंटे पकड़ लेगी। 200 क्वेश्चन चौक से लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन की 2 क्लास डाल रखी है, रिवीजन क्लासें डाल रखी है, इकोलॉजी, जूलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, सारा कुछ करवा रखा है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है ना एक बार देख लेना, अगर नहीं मिलता है तो मेरे को कॉल मैसेज जो भी कर सकते हो। बाकी सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।